3:30 फरवरी की 26 तारीख 12 मिराज जहाज़ जो हैं दुश्मन के वो पाकिस्तानी एयर स्पेस पे एंटर होते हैं। दो किस्म के बम लगाए थे या मिसाइल्स लगाए हुए थे। एक स्पाइस कहलाता है, वो भी इजराइल में डिज़ाइन किया गया, वो इन मिराजेस के साथ लगे हुए थे। और एक इसराइली पोपाई मिसाइल्स कहलाता है। तो यहाँ पे एक वो लग रहा है जैसे इसराइली और इंडिया का कोई जॉइंट सा एफर्ट लग रहा है। उनके मुताबिक उन्होंने बम भी गिराए, उनके मुताबिक उन्होंने 350 हमारे लोग भी मारे। और उसके दो एम होते हैं, एक तो पाकिस्तान भारत की कहीं जंग हो जाए। प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे। एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ जंग का माहौल बपा करने की कोशिश की है, लेकिन ये जंगें कितनी नुकसानदेह होती हैं, जंगों की कीमत क्या होती है और इस कीमत का ममालिक की, उस इलाके की, उस खित्ते की मईशत पे, लोगों के लाइफ स्टाइल पे, लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है, अपने प्रोग्राम में आज हम ये जांचने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसकी कॉम्पिटेंसी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान कितना सेल्फ सफिशेंट है, जो जंगी हथियार हैं, जो फ़ज़ाई जंगी हथियार हैं उनको लेकर, और बिलखुसूस JF-17 थंडर, इसकी खुसूसियात क्या हैं और खुसूसियात के साथ साथ कहानी क्या है, इस तैयारे को बनाया क्यों गया और अब दुनिया में इसका मकाम क्या है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे पाकिस्तान के पास कितने एटमी हथियार हैं, भारत के पास कितने एटमी हथियार हैं, और ये हथियार खुदा न खास्ता अगर इनका इस्तेमाल हो जाता है इन ममालिक के अलावा दुनिया भर में, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो वाक़या बालाकोट का हुआ था फरवरी में, जिस तरीके से भारत ने कोशिश की और उसके बाद से लेके अब तक जो एक अहलियत का, कीमत का, जज्बे का मुकाबला सामने आ रहा है, उसमें ऊपर कौन? देखिए, चार हकायक तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि 3:30 फरवरी की 26 तारीख 12 मिराज जहाज़ जो हैं दुश्मन के वो पाकिस्तानी एयर स्पेस पे एंटर होते हैं। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो दो किस्म के बम लगाए थे या मिसाइल्स लगाए हुए थे, एक स्पाइस कहलाता है, वो भी इजराइल में डिज़ाइन किया गया, वो इन मिराजेस के साथ लगे हुए थे। और एक इसराइली पोपाई मिसाइल्स कहलाता है। तो यहाँ पे एक वो लग रहा है जैसे इसराइली और इंडिया का कोई जॉइंट सा एफर्ट लग रहा है। और ये सारे जहाज़ आते हैं और जब्बा टॉप बालाकोट में जंगल की पहाड़ी के एक टॉप के ऊपर आके अपनी बमबारी करके और वो डर के वापस निकल जाते हैं। अब आप सोचिए कि 12 जहाज़ आ रहे हैं, इसराइली वेपन्स लगे हैं, और तकरीबन वो जो आधे घंटे का वक्त है जी, उसमें तकरीबन 2 अरब रुपया, ये मेरा तखमीना है कि तकरीबन 2 अरब रुपया वहाँ पे निकल गया। क्योंकि एक सॉटी जो कारगिल के दौरान इंडिया ने खुद बताया था कि उनका एक जहाज़ जब उड़ता है, इंडिया से किसी एयरफोर्स स्टेशन से उड़ता है, पाकिस्तान तक पहुंचता है, बमबारी करके वापस पहुंचता है, तो तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए का, उसको सॉटी कहते हैं एयरफोर्स की ज़बान में, वो खर्च हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं वो 3 मिनट जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा था कि वो 3 मिनट हमारी एयर स्पेस में रहे, उस 3 मिनट की कीमत भारत को 2 अरब रुपया। 2 अरब रुपया। अब सोचिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सियासत क्या हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जरा जो दिफाई बजट हैं, पाकिस्तान कितना पैसा दिफा पे लगा रहा है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के बावजूद हमने कितने पैसे रखे हुए हैं, और इंडिया जिसमें मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तहरीकें तो हैं लेकिन उस तरह की दहशत गर्दी नहीं हुई जो पाकिस्तानियों ने फेस की है, वो कितने पैसे रख चुके हैं? देखिए, 60 अरब डॉलर का मजमूई बजट है इंडिया का, दिफाई बजट जी, दिफा के ऊपर, मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को मिला के वो 60 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, और हमारे पास 8 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैसा नहीं बचता तीनों फोर्सेस के लिए। तीनों फोर्सेस के लिए ठीक। तो आप सोचिए, एक तरफ 60 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ कर रहे हैं 8। और यहाँ पे अभी जो इसराइली वेपन्स हैं वो बड़े महंगे आते हैं। वो जो स्पाइस का हमने जिक्र किया, जो बालाकोट में उन्होंने फेंके, और जो पोपाई का जिक्र किया, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का तो स्पाइस एक आता है। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का एक बम वो आता है, और तकरीबन 7 करोड़ रुपए का वो दूसरा पोपाई जो है वो खर्च करते हैं। तो 2 कंपनीज थी, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप। तो ये पाकिस्तान और चाइना का आपस में एक जॉइंट प्रोजेक्ट, और 3 चीज़ें एयर मार्शल साहब जो हमें पता है कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन है और मल्टी रोल है। और अंदाज़न पब्लिक सोर्सेज ये कहती हैं कि 25 मिलियन डॉलर से कहीं 30 मिलियन डॉलर तक का ये एक जहाज़ बनता है। तो आप ये फरमाइए कि यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमारे JF-17 थंडर ने उनके एक मिग को
اور پروبیبلی ایک معراج یا SU-30 جو فار ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ ان کے لڑائی میں ڈاگ فائٹ میں بتائیے ڈاگ فائٹ کیا ہوتا ہے اور اس دفعہ کیا ہوا؟ اوکے دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا JF-17 کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اگر اس کو تاریخی طور پر آپ بریف اسی فارم میں دیکھنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا جو ہی وہ افغانستان کی جنگ بند ہوئی، روس کو ہرا دیا گیا، امریکہ فارغ ہو گیا، تو اس کے فوراً بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگا دی ہیں جو کہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ ہے. اپنا کام مکمل ہوا، اس کے فوراً بعد نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بنیاد پر کہ جی آپ آگے چلے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو فردر جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو ریٹیفائی نہیں کر سکتا، لہذا پر پابندی لگ گئی. جب پابندی لگی تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہمارے پاس ویپن سسٹم وہ F-16 تھا، اور F-16 ہمارا لیڈنگ ویپن سسٹم ہے. تو اب F-16 میں تھا، اس وقت بھی تھا. F-16 جو انیشل آئے تھے وہ جو ہمارے 6 پائلٹس ٹرین ہوئے تھے امریکہ، I was one of them. The first F-16 I have the honor to land that on the Pakistani soil. اس کے بعد اگلی جو عزت ملی آپ امریکہ سے فلائی کر کے لائے تھے؟ یس شور، وہاں سے لائے تھے ہم 6 پائلٹس ٹرین تھے، ہم وہ 6 جہاز لے کر آئے تھے. اس کے بعد then we started training our own people and rest of all that you see on the F-16 today وہ ہم نے ٹریننگ کی ان کی because we couldn't afford to send them there, it's very expensive. تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا. یہ وہ وقت تھا جب F-16 اتنی بری طرح ہٹ ہوئے کہ ہم جو نارمل اپنی فلائنگ منتھلی کیا کرتے ہیں ٹو ریمین کرنٹ آن دی ویپن سسٹم، ہم وہ بھی نہیں کر پاتے تھے. بڑی کم فلائنگ کر کے بیر کرنسی ہم مینٹین کر رہے تھے. تو یہ تو بہت مشکل وقت تھا، اور ہم نے سوچا کہ اگر یہ آئندہ بھی ہوا اور جنگ کے حالات میں ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. F-16 will remain the leading weapon system. متبادل کیا سوچا گیا؟ اس کا متبادل یہ سوچا گیا کہ انڈیجنس خود ساختہ کوئی چیز کی جائے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ہم نے چائنا کو اپروچ کیا. انسیڈنٹلی چائنا ان دنوں ایک نئے جہاز کی پلاننگ کر رہا تھا. ہم نے کہا جی آپ ہمیں جوائن کریں. انہوں نے ایک دوستی کے تحت، وہ ان کو ہماری طرف سے کوئی فائنینشیل ان کا ایشو نہیں تھا کہ ہماری طرف سے فائنینشیل ہیلپ چاہیے تھی ٹو رن دس پروگرام. انہوں نے کہا دوستی کے تحت ہم پاکستان کو شامل کرتے. تو یہ جوائنٹ فائٹر JF-17 جوائنٹ فائٹر 17 کیوں؟ میں اب یہاں اسی طرف ایک تو جوائنٹ فائٹر اور 17. اوکے، یہ F-17 میں نے اس کا نام رکھا ایز دی چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر. چائنا نے کہا کہ اس کا نام سجیسٹ کریں، تو میں نے اپنی سارا مشورہ کیا. ہم نے کہا جی F-17 اس لیے کہ یہ F-16 سے ایک سٹیپ اوپر ہے. یہ تھا اس کی بیک گراؤنڈ. جو ہی ہم نے چائنا کو پرپوز کیا انہوں نے ہمارا آئیڈیا پسند کیا. انہوں نے کہا اس کے ساتھ اگر JL لگا دیں تو کیسا رہے گا، بیکاز جوائنٹ ہے. جی وی ولنگلی اوریجنلی F-17 تھا، پھر F-17 this is how it became JF-17. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا 2001 سے اس کی بڑی سنجیدگی سے ہم نے اس میں کمٹ کر دیا کہ یہ جہاز ہم نے بنانا ہے. ڈرائنگ بورڈ آنورڈز آئی ہیپن ٹو بی دا فرسٹ CPD چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر، اور وہاں سے ہم اس کو لے کر چلے. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی، چونکہ میری اپنی F-16 کی بیک گراؤنڈ تھی، ASR جس چیز